गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज दिनांक 17 मई 2021, क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस, सब सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज हम लोग लेसन नंबर 1 में जो हम लोगों ने ब्लड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, यानी कि जितने भी उसके भाग पढ़े थे, पूरी संरचना किस प्रकार बनती है ब्लड की, उसके आगे आज हम लोग रुधिर के कार्य क्या हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि रुधिर हमारे शरीर में बहने वाला एक तरल संयोजी ऊतक है। अब बहने वाला है तो यानी कि पूरे शरीर में फ्लोट कर रहा है, तो सारे अंगों से ही होकर गुजरता है, या इसकी पकड़ जो है समस्त कोशिकाओं पर है। शरीर में पाई जाने वाली समस्त कोशिकाओं पर रुधिर अपनी पकड़ रखता है और वहाँ से आवागमन बनाए रखता है पदार्थों का। तो अगर हम इसके कार्यों की विवेचना करें तो हम पाएंगे कि ये बहुत सारे कार्यों में संलिप्त रहता है। इसका प्रमुख कार्य दो ऊतकों के बीच यानी मध्य विभिन्न प्रकार के संयोजन करना है। मतलब एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारे। इन कार्यों को हम निम्नलिखित बिंदुओं से जान सकते हैं। सबसे पहला बिंदु है ऑक्सीजन व अन्य गैसों का परिवहन। ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग मैं आपको बताऊं किससे होती है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में अटैच होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचती है, जहां ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन सांद्रता, ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने पर टूट जाती है और ऑक्सीजन के अणु को वहीं छोड़ देती है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को उठा लिया जाता है। तो इस प्रकार से गैसों का परिवहन चलता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को उठा लेगा, हीमोग्लोबिन अपने साथ जोड़ लेगा, तो क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऑक्सीजन जो है वाइंड अप करने के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता पड़ती है। रुधिर या रक्त कोशिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ग्रहण करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी क्यों बोला है? क्योंकि टूट जाता है, यौगिक बनाता है। ऊतकों में पहुंचने पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। इस प्रकार श्वसन के लिए ऊतकों को ऑक्सीजन मिल जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के साथ भी हीमोग्लोबिन कार्बोअमीन या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यौगिक बनाता है, वो भी अस्थायी होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला बिंदु है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की। दूसरा है पोषक पदार्थों का, यानी कि जो भोज्य पदार्थ हमने भोजन के रूप में ग्रहण करे हैं, तो वो अब कैसे शरीर में पहुँचेंगे, शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुँचेंगे। तो इसके लिए अब देखो, कोई ऐसा तो है नहीं कोई नाल तंत्र बना हुआ है कि सभी कोशिकाओं में नलियाँ पड़ी हुई हैं और सब में पहुँच जाएगा खाना। तो जो फूड पार्टिकल्स बने हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे वो फैट्स हो, उनको ले जाने वाला कौन है? देखो, फैट को भी प्लाज्मा द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तो प्लाज्मा भी ब्लड का ही भाग है। ठीक है, तो अभी बात चल रही है कि फूड की। तो फूड में अगर हम देखें, मेन सब्सटेंस है हमारा कार्बोहाइड्रेट है, यानी उससे ग्लूकोज बनेगा, तो उसके मॉलिक्यूल को ले जाने वाला कौन है? उसको भी ब्लड लेके जाता है। जल में मिले खाद्य पदार्थ यानी पोषक तत्व अवशोषण के समय रुधिर द्वारा ही ग्रहण किए जाते हैं, तथा शरीर के अन्य भागों को भी रुधिर द्वारा ही परिसंचरित किए जाते हैं।
आंतों से ये पदार्थ पहले यकृत में लाए जाते हैं और यकृत इन पोषक पदार्थों की मात्रा व स्वरूप निश्चित करके रुधिर द्वारा सभी ऊतकों में भेज देता है। सबके काम बटे हुए हैं, लेकिन मेन काम किसका है? ब्लड का ही है। ब्लड को ट्रांसपोर्टेट करना है, उसको लेके जाना है। फिर अब तीसरा बिंदु पे आते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। देखो बच्चों, शरीर में बने हानिकारक पदार्थ, जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं, अगर वो शरीर में रहते हैं तो वो क्या करते हैं? शरीर में पॉइजनस एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। तो अब इनको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो श्वेत के रूप में हो, यानी श्वेत श्वेत मतलब यानी कि सफ़ेद वाला नहीं, श्वेत श्वेत मतलब होता है पसीना, चाहे वो मूत्र के रूप में हो, चाहे वो मल के रूप में हो, इन सब रूप में अगर ये सब पदार्थ बने हुए हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, तो इन सबको शरीर से बाहर निकालना ही है। तो जब इनको शरीर से बाहर निकालते हैं तो इसको हम उत्सर्जन कहते हैं। अभी यहाँ बात चल रही उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, तो रुधिर कैसे परिवहन करता है? तो शरीर में होने वाली अनेक प्रकार की उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ बनते रहते हैं। इनमें नाइट्रोजन यौगिक प्रमुख होते हैं। इन्हें रुधिर पहले यकृत में और बाद में यकृत से वृक्कों में पहुंचाया जाता है। वृक्क इन्हें यानी किडनी इन्हें रुधिर से छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। समझ में आ गई होगी बात। अभी जब आप लोग उत्सर्जन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगी। श्वसनांगों से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रमुखता रुधिर के प्लाज्मा द्वारा फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। तो ये भी तो इसमें जो है निष्कासन हुआ, उत्सर्जन हुआ। हमारी बॉडी में अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? घुटन महसूस होगी। अब चौथा बिंदु हमारा है अन्य पदार्थों का परिसंचरण। तो अनेक प्रकार के पदार्थों जैसे हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़ आदि को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य भी रुधिर ही करता है। मतलब जितने भी बॉडी में हमारे हार्मोन्स बन रहे हैं, एंजाइम्स बन रहे हैं, एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं? जो विषाक्त पदार्थ हैं यानी एंटीजेंस हैं उन पे कंट्रोल करते हैं ताकि वो शरीर को हानि ना पहुंचा पाए। हर एक एंटीजन के लिए एक विशेष प्रकार का एंटीबॉडी बनता है, तो उससे कंट्रोल करने के लिए क्या है? एक एंटीबॉडी बनना। तो एंटीबॉडी को लेके कौन जाएगा? रुधिर जाएगा, ब्लड, ठीक है, तो बनता है। उसको ले जाने का कार्य किसका है? रुधिर का है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है रोगों से बचाव व घाव को भरना। शरीर में जब कोई घाव इत्यादि हो जाता है तो श्वेत अधिकरण मतलब WBCs का एक नाम बताया था मैंने आप लोगों को, ल्यूकोप्लास्ट, सॉरी नहीं ल्यूकोप्लास्ट नहीं बताया था, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। वो सब जितना भी है ना श्वेत में, उधर ल्यूकोप्लास्ट भी था, हरित लवक और लवक में था। तो ल्यूकोसाइट्स वहाँ पहुंचकर रोगाणुओं से लड़ती हैं तथा पस बना लेती हैं। पस में रोगाणु भी सम्मिलित होते हैं। साथ ही रुधिर उस स्थान पर आवश्यक पदार्थ आदि को पहुंचाता रहता है। इस प्रकार रुधिर घाव के भरने में सहायता करता है। अगला हमारा बिंदु है शरीर के ताप पर नियंत्रण। देखिए शरीर के ताप को मेंटेन करने में बहुत बड़ा हाथ है रुधिर का। हमारा जो ब्लड का आप टेम्परेचर देखते हैं, बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं, तो इसमें रुधिर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। शरीर के ताप नियंत्रण व नियमन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रुधिर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारा जो अंदर जो रुधिर का दबाव है, जो बॉडी जो फ्लोट हो रहा है रुधिर, उसका पूरी बॉडी पे नियंत्रण है। कभी आप लोग देखेंगे तो BP होता है, ब्लड प्रेशर हाई या लो, तो सामान्यतः कितना होता है? 120 mmHg और 80 mmHg। तो ये ज़रूरी होना चाहिए। ऊपर नीचे अगर कहीं होगा तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? अप डाउन होगा। उसके बाद है रुधिर का धक्का बनना, ब्लड की क्लॉटिंग, इसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। तो क्लॉटिंग क्यों होती, कैसे होती है? मान लीजिए कहीं हम लोग जा रहे हैं, चोट लग जाए,
चोट लग जाए, रुधिर निकलने लगे, खून बहने लगे, तब क्या होगा भैया? तब ऐसे में मैंने आपको पहले बताया था कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होती है जो रुधिर में पाई जाती है। तो फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा की एक बूंद या कुछ बूंदें प्लाज्मा, साथ में प्लेटलेट्स इत्यादि अन्य पदार्थ मिलकर वायु के संपर्क में आकर क्या करते हैं? ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, ब्लड को जमा देते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो कि और रुधिर क्या होता है? निकलना बंद हो जाता है। किसी स्थान पर कट फट जाने से रुधिर बहने लगता है। यदि यह रुधिर बहता रहे तो जंतु की मृत्यु हो सकती है। रुधिर में इस प्रकार की संपूर्ण व्यवस्थाएं होती हैं कि यदि कहीं पर भी रुधिर बाहर के संपर्क में आता है तो यह तुरंत ही उससे थक्का बनने की कार्रवाई प्रारंभ कर देता है। ये हवा के संपर्क में आने पर, मैंने आपको बताया ना, हवा के संपर्क में आने पर तंतु से बन जाते हैं। तो तंतु क्या होते हैं? सूख जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? हमें लगता है करंट बन गया। ये क्या? ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड रुक जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि रुधिर के कार्य क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे कि जो है रुधिर के और भी अन्य कार्य बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये तो कुछ ही मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिएगा, इसको याद करिएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 बिंदु हैं इसमें। इन 7 बिंदुओं को आप लोग कॉपी पे नोटिफाई करिएगा और 7 बिंदु ही याद करें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद।